हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 105। इससे पहले इस कहानी के 104 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सब ने पढ़ा था। शुभ बोलता है कि इतनी लंबी कौन छोड़ता है कि चांद पर फैक्ट्री बनवा देंगे और फिर उसका प्रॉफिट भी भाभी के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। नील ने भी दांत पीसते हुए कहा कि यार, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा समझदार नहीं है, उसे प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो फिर उसे थोड़ा थोड़ा सा समझाना चाहिए था ना तुम लोगों को। मगर नहीं, तुम लोग तो 2 पेज दे आए हो उसे लिखकर, और उसमें से भी अभी आधा ही पेज पढ़ा है उसने। आज तो गया। मुझे नहीं लगता है कि आगे से किट्टू दोबारा इससे मिलने के लिए कभी भी आएगी। आज तो इन दोनों का पक्का ब्रेकअप होने वाला है। इतना आप सभी लोग देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं किट्टू रुद्र के करीब आ चुकी थी और रुद्र की पकड़ अभी भी पेपर पर ही कस गई थी। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था। किट्टू पहली बार रुद्र को इतना ज्यादा नर्वस देख रही थी, वरना तो वो हमेशा से रुद्र को ऐसे ही गुस्से में देखा करती थी और फिर किट्टू को आंखें दिखाता रहता था वो। किट्टू ने भी जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और फिर रुद्र के चेहरे पर आए हुए पसीने को जल्दी से साफ करते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या आपके साथ? बिजनेस की टेंशन है क्या आपको, या फिर आपको कल की बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? आप ऐसी बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हैं सर? कुछ तो हुआ है आपके साथ, मुझे बताइए ना कि क्या हुआ है, प्लीज़ सर बताइए। रुद्र ने भी उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद पर फैक्ट्री बनवा दूंगा और शनि ग्रह पर एक बड़ा सा घर भी बनवाऊंगा। मंगल ग्रह पर तुम शॉपिंग करने के लिए जाओगी, तुम्हारे लिए एक बड़ा सा रॉकेट भी खरीद दूंगा जिसमें तुम आराम से बैठकर सब्जी लेने के लिए जाया करोगी, जिसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तुम्हारे लिए मैं जन्नत से चांद तारे तोड़कर लाऊंगा और फिर तुम्हें उन्हीं चांद तारों पर एक बड़ी सी फैक्ट्री में बैठा लूंगा बनवा कर। वहाँ से भी जो प्रॉफिट आएगा ना, वो तुम्हारे ही बिजनेस पे लगा दूंगा। फिर उस प्रॉफिट को भी हम वीनस पर इन्वेस्ट कर देंगे। पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हारा मन करेगा ना तो उन चांद तारों पर हम घूमने के लिए भी चलेंगे। मैं तुम्हारे लिए मैं जैन जंगलों को कटवा कर वहीं पर बगीचा भी बनवा दूंगा, जहाँ पर एक बड़ा सा झूला भी होगा जिस पर मैं और तुम बैठकर आराम से झूला झूलेंगे और ठंडी हवाएं लेंगे। किट्टू तो आंखें फाड़े रुद्र की तरफ ही देख रही थी और फिर रुद्र जो खुद ही सोच रहा था कि वो अभी क्या बोले जा रहा है, उसने जैसे तैसे एक नज़र पेपर पर डाली और फिर किट्टू की नज़र भी पेपर पर चली गई। रुद्र ने भी पेपर को जल्दी से उल्टा पुल्टा करके देखा तो फिर किट्टू की तरफ देखकर एकदम से बोलता है कि अभी तो बस एक ही पेज हुआ है, अभी एक पेज और बाकी है बोलना। प्लीज़ तो तुम इसे अच्छे से सुन लेना और फिर तुम अपने पापा से मेरे लिए बगावत करोगी, है ना? तो वहीं बाहर खड़े हुए तीनों ही भाई जब ये सारी बातें सुन रहे थे तो उन्होंने भी अपना सिर दीवार पर मारने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। शुभ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सिर पर हाथ रखकर मारकर बोलता है कि यार, ये बात भी बता दी इन्होंने। नील ने कहा कि कौन सी बात यार? निहाल बोलता है कि यही बगावत वाली बात भैया। एक बात समझ में आ गई है कि हम लोग कभी भी चाचा नहीं बनेंगे और आप कभी भी ताऊ जी नहीं बन पाओगे। अब तो भगवान ही इसका मालिक है। नील को तो रुद्र पर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था और शुभ और निहाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा। नील बोलता है कि तुम लोग पागल हो, तुम्हें पता है ना कि रुद्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसे ये सब कुछ नहीं आता है, मगर फिर भी तुम दोनों ने उसे 2 पेज लिखकर पकड़ा दिए। कैसे समझाऊं मैं तुम दोनों को? तुम दोनों ही पागल हो, वो पागल नहीं है, समझे तुम? इससे पहले कभी भी किसी भी लड़की से उसने बात तक नहीं करी है, कोई भी उसकी फीमेल फ्रेंड तक नहीं रही है, टीवी भी नहीं देखता है, मूवी भी नहीं देखता है, मोबाइल में काम के अलावा उसने कभी भी आज तक कोई भी रोमांटिक सीन तक नहीं देखा है। तो फिर उसे कैसे पता होगा कि लड़कियों से कैसे बातें करते हैं और उन्हें कैसे इम्प्रेस करते हैं? इतना कहकर वो तीनों ही फिर से कैबिन की ओर देखने लगते हैं। तो किट्टू तो इस वक्त बहुत ही हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे रुद्र की तबीयत आज ठीक नहीं है। किट्टू धीरे से मीठी आवाज़ में बोलती है कि सर, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। इतना कहकर उसने भी पानी का गिलास उठाया और फिर सीधा रुद्र की ओर बहुत ही प्यार से बढ़ा दिया। रुद्र को सच में इतनी ज़्यादा नर्वस फील हो रही थी कि उसने भी जल्दी से पानी का गिलास पकड़कर एक ही घूंट में सारा का सारा पानी गटक गया। किट्टू आगे बढ़कर रुद्र की तरफ देख रही थी। ऐसे तो उसने आज तक रुद्र को कभी भी पानी पीते हुए भी नहीं देखा था, मगर अब तो किट्टू को भी कंफर्म हो गया था कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आज रुद्र के साथ। रुद्र ने भी खाली गिलास किट्टू की ओर बढ़ा दिया और फिर
से अपने पसीने को पोंछने लगा। किट्टू ने भी गिलास पकड़कर उसे टेबल पर रखा और फिर बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि सर, आपको आराम की ज़रूरत है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज। रुद्र भी एकदम से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, अभी तो एक और पेज पढ़ना है मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक बार पूरी बात को सुन लो तुम। इतना कहकर उसने भी दूसरे पेज की तरफ देखा, लेकिन अब उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसमें लिखा क्या है और उसे अब क्या बोलना है। रुद्र ने भी अब अपनी आंखें एकदम से बंद करी, उसकी आंखों में एकदम से अंधेरा सा छाने लगा था। वो पेपर की तरफ देख रहा था, उसे काला काला सा सब कुछ नजर आ रहा था। उसने भी नज़र उठाकर किट्टू की तरफ देखा और फिर किट्टू उसे साफ नज़र आ रही थी। किट्टू भी समझने लगी कि रुद्र के साथ कुछ तो गड़बड़ है आज। उसने भी अगले ही पल पेपर ले लिया और फिर उसे टेबल पर रख दिया। रुद्राक्ष भी जल्दी से पेपर को उठाता, उससे पहले ही किट्टू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। किट्टू ने भी रुद्र के दोनों ही हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि कुछ हुआ है क्या सर आपको? मुझे देखिए देखिए, मुझे कुछ हुआ है क्या? रुद्र बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम से मुंह बनाकर बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ये सुनते ही किट्टू के दिल में तो एकदम से अजीब सी धक सी होती है। ऐसे तो रुद्र ने ये बात पहले भी उससे कई बार कही थी, लेकिन आज किट्टू को भी ये महसूस हो रहा था कि सच में रुद्र उससे प्यार करता है। रुद्र के इमोशंस के साथ ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था। रुद्र का चेहरा साफ बता रहा था कि वो किट्टू को खोने से कितना ज़्यादा डरता है और सच में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किट्टू बस रुद्र की तरफ ही देख रही थी और रुद्र ने भी अपने हाथ छुड़ाए और फिर किट्टू की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल किट्टू रुद्र की गोद में जाकर बैठ जाती है, लेकिन अब वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से रुद्र की तरफ ही अपनी आंखें बड़ी करके देख रही थी। रुद्र ने भी किट्टू के गाल पर अपना हाथ लगाया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आता है कि लड़कियों को कैसे पटाते हैं, कैसे इम्प्रेस करते हैं। मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें ऐसा क्या कहूँ कि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। शुभ निहाल ये सब कुछ लिख कर देकर गए थे और फिर वही मैं सब कुछ बोल रहा था तुम्हारे सामने, लेकिन मैं मन से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था तुम्हारे लिए ये सब कुछ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझसे कोई ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें बुलवा रहा हो। किट्टू अभी भी आंखें फाड़कर रुद्र की तरफ ही देख रही थी। उसे तो अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र ने अभी उससे क्या कहा है। रुद्र ने किट्टू के गाल पर हाथ लगाया और फिर से अपना माथा उसके माथे से लगाकर बहुत ही इमोशंस के साथ बोलता है कि मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता है किट्टू, मुझे नहीं आता है इतनी लंबी लंबी बातों को छोड़ना। मैं तुम्हारे लिए चांद पर घर नहीं बनवा सकता हूँ, ना ही चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ कर ला सकता हूँ। मैं सच में तुम्हारे लिए बस एक अच्छा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ जिसका प्रॉफिट तुम्हारे ही अकाउंट में होगा। मैं कल फूल भी लेकर गया था तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता है कि गेंदे के फूल लेकर नहीं जाते हैं लड़कियों के लिए, उनके लिए तो गुलाब के फूल लेकर जाते हैं। मैंने कभी भी किसी को भी कोई फूल नहीं दिया है। पहले तुम मुझे अच्छी लगती थी, फिर मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, लेकिन अब तुम्हें खोने का डर मुझे हर वक्त लगता है और इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता है कि मुझे इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है तुम्हें खोने से। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लेंगे। अगर तुम मुझसे दूर हो गई ना तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। मैं सच कह रहा हूँ किट्टू। इतना कहकर उसने भी किट्टू को अपने सीने से कस के लगा लिया और किट्टू भी रुद्र के सीने से जा लगी और फिर उसने भी अपने हाथ रुद्र पर हल्के से रखते हुए उसे समझाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे आपके गुस्से से ही डर लगता है, बाकी आपसे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मुझ पर गुस्सा मत किया कीजिए प्लीज़। आप ऐसी बातें करते हो ना तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो वही नज़ारा देखकर तो अब तीनों ही भाई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। इतना सब कुछ गड़बड़ होने के बाद भी रुद्र ने बातों को कितने अच्छे से संभाल लिया था। नील भी कहीं ना कहीं रुद्र और किट्टू को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और फिर उसने भी अपने दोनों ही भाइयों की तरफ घूर कर देखा जो कि अभी कॉरिडोर में बिना किसी म्यूज़िक के नाच रहे थे, जो कि एकदम से पागलों की तरह डांस कर रहे थे। आखिर क्यों ना नाचते। इतना सब कुछ रायता फैलाने के बाद भी रुद्र ने अपने इमोशंस की वजह से ही सब कुछ संभाल लिया था और किट्टू को प्रपोज भी कर दिया था। अपने ही दोनों भाइयों को नाचते हुए देखकर नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी दोनों को एक एक थप्पड़ मारा और फिर अपने कैबिन की ओर जाते हुए बोलता है कि बस बस बहुत हो गया है तुम दोनों का नाचना, उन्हें देखना बंद करो और चुपचाप से निकलो यहाँ से।
दोनों ही भाई नाचते हुए नील के पीछे पीछे चले गए थे, लेकिन दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा था कि सच में आज रुद्र ने किट्टू को प्रपोज कर दिया था और अपने दिल की बात उसे बोल दिया था। बल्कि उन दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किट्टू भाभी आज आखिरी बार ही रुद्र से मिलने के लिए आई है, उसके बाद वो कभी भी इनसे मिलने के लिए नहीं आएगी। तो वहीं किट्टू भी रुद्र के सीने से लगी हुई थी और फिर उसने भी एक हाथ बहुत ही प्यार से रुद्र के हाथ से पकड़ा हुआ था। रुद्र भी आंखें बंद किए हुए किट्टू को महसूस कर रहा था। दोनों ही इस वक्त परफेक्ट कपल लग रहे थे। किट्टू बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रुद्र ने भी अपनी पकड़ थोड़ा सा कसते हुए बहुत ही धीरे से कहा कि पहले तुम सिंड्रेला थी और मैं तुम्हारे लिए प्रिंस, लेकिन अब लगता है कि तुम प्रिंस हो गई हो और मैं तुम्हारा सिंड्रेला। किट्टू के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी थोड़ा सा रुद्र से दूर हुई और फिर रुद्र का चेहरा देखने लगती है। रुद्र भी बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से किट्टू की तरफ ही देख रहा था। किट्टू ने भी रुद्र के चेहरे पर अपने दोनों ही हाथों को रखा और फिर बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलती है कि सर आप ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। रुद्र बोलता है कि क्यों, गुस्सा करता हुआ अच्छा लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? तो किट्टू ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि वैसे तो आप गुस्सा करते हुए ही अच्छे लगते हो मुझे, लेकिन जब मेरे ऊपर गुस्सा करते हो ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तब मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। रुद्र बोलता है कि आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम पर कभी भी गुस्सा ना करूं, बस तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र पर अपनी पकड़ कसते हुए बहुत ही प्यार से बोलती हूँ कि नहीं, मैं उस इंसान को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ सर, जिसने मुझे सिंड्रेला से प्रिंस बना दिया और फिर मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। यकीन मानिए रुद्र सर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, कभी भी इतने अच्छे घर में जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से खुद को और अपनी माँ को संभालती थी मैं, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी मुझे, लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल दी। मैं आपसे प्यार ना भी करूँ ना तो भी इज्जत ज़िंदगी भर ऐसे ही करती रहूँगी। मैं मानती हूँ कि मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अगर आपके पास रहने के लिए मुझे आपका गुस्सा भी झेलना पड़ेगा ना तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी आपका गुस्सा भी झेल लूँगी। फिर भी आपसे दूर नहीं जाऊँगी कभी भी। बस आप मुझे कभी भी चीट मत करना, कभी भी मुझे धोखा मत देना। आपका गुस्सा सह सकती हूँ मैं, लेकिन आपकी बेवफाई बिल्कुल भी नहीं सह सकती हूँ मैं। और इसी के साथ रुद्र ने भी अपनी पकड़ किट्टू पर बहुत ही ज़्यादा कस दी और फिर किट्टू की आंखों से एक आंसू नीचे गिर गया, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो अभी रुद्र की तरफ ही देख रही थी। रुद्र ने भी किट्टू के गाल पर हल्का सा किस कर लिया और फिर उसके माथे पर भी छोटी सी किस कर लिया और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। किट्टू भी रुद्र के सीने पर आंख बंद करके आराम से लगी हुई थी और तभी उसका फोन हल्के से वाइब्रेट होता है। नील का मैसेज आया था, अब उसे प्यार ही खिलाएगा या फिर कुछ और भी खिलाएगा या फिर बिना खाना खिलाए ही भेज देगा। रुद्र ने भी मैसेज पढ़कर ओके लिखकर भेज दिया और फिर किट्टू की कमर को हल्के से रब करता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि भूख लग रही है ना किट्टू तुम्हें? किट्टू बोलती है कि नहीं सर, आप बस ऐसे ही बैठे रहिए मुझे अपनी गोद में लेकर, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रुद्र बोलता है कि अच्छा, अगर इतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर घर वापस क्यों नहीं आ जाती हो? कहा था ना तुमसे कि ज़्यादा दिन तक मत रहना वहाँ पर, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। किट्टू ने भी सर उठाकर रुद्र की तरफ देखा और बोलती है कि अभी नहीं आना है सर, कुछ दिन और रहने दीजिए ना प्लीज़। रुद्र ने भी हल्की सी शरारत की और फिर अगले ही पल किट्टू को किस करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन एकदम से बजने लगता है। अजीत ने भी अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर फ़ोन को रिसीव किया और थोड़े से गुस्से में बोलता है कि 1 हफ़्ता हो गया है, पूरा 1 हफ़्ता हो गया है, लेकिन अभी तक तुमको शिखा का पता नहीं मिला, अभी तक तुम लोग शिखा को पता नहीं लगा पाए। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर, किसी को भी नहीं पता है कि शिखा कहाँ पर चली गई है, सब ने उसे आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर ही देखा था। वो कौन से रेलवे स्टेशन पर बैठी थी और कहाँ पर चली गई, तुम लोगों को किसी को कुछ पता ही नहीं है। अजीत ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोला, तो फिर से फ़ोन किस लिए किया है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर प्लीज़ आप बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन एक लाश मिली है रेलवे स्टेशन के पास। ये सुनकर तो अजीत की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और उसके चेहरे पर एकदम से घबराहट आने लगी। उसने भी खुद को संभाला और थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि कहना क्या चाहते हो तुम लोग? दूसरी तरफ
से आवाज़ आती है कि सर जिस दिन शिखा हॉस्टल से निकली थी ना, उसी दिन एक लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है, लेकिन किसी को भी उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। उस किसी को भी नहीं पता है कि आखिर ये लड़की कौन है। अगर आप और शोभित सर आकर उस लड़की को देख लेंगे तो शायद पता चल जाएगा ये शिखा मैडम है या फिर कोई और ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कल वो डेड बॉडी जला दी जाएगी ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग आकर इस बॉडी को देख लीजिए। ये सुनकर अजीत के दिल की धड़कनें तो अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अजीत का ये हाल हो गया था तो फिर सोचिए शोभित का क्या हाल होता जब उसे ये पता चलता कि कोई डेड बॉडी मिली है शिखा की जैसी ही। अजीत बोलता है कि मैं शोभित को लेकर वहां पर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से एड्रेस भेजो। इतना कहकर उसने भी फोन को कट कर दिया तो अजीत भी सीधा कुर्सी पे आकर बैठ गया था। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसके कानों में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई चीख चीख के चिल्ला रहा हो, कोई चीज़ बहुत ही तेज चिल्ला रही हो। वो खुद से ही बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो लड़की इतनी कमज़ोर भी नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि वो शिखा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं शोभित को कैसे संभालूंगा, मेरा शोभित क्या करेगा। अगले 1 घंटे में ही अजीत घर पर मौजूद था। उसने भी शोभित की तरफ देखा जो कि बालकनी में चुपचाप से खड़ा हुआ गार्डन को निहार रहा था। शोभित को ऐसे देखकर अजीत के दिल की धड़कनें अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसने भी थोड़ा सा खुद को संभाला और फिर शोभित के पास जाकर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना शोभित। शोभित ने भी अपने पापा की तरफ देखा तो अजीत को एक बार फिर से उसके ऊपर तरस आ गया। 4 दिन हो गए थे, शोभित ने शेविंग भी नहीं करी थी। वो पूरी तरह से पागलों की तरह घर में रहता था, बाल भी बिखरे बिखरे रहते थे। बड़ी मुश्किल से वो दोपहर पे 1-2 बजे उठकर नहाता था। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी शोभित की। अगर शोभित को गलती से भी ये पता होता कि शिखा की इंसल्ट करने से उसकी ऐसी हालत हो जाएगी तो शायद वो कभी भी ऐसा ना करता, वो कभी भी शिखा को कोई भी बात ना बोलता। लेकिन उसे क्या पता था कि जो वो कह रहा है उसका बना बनाया खेल ही उसकी ज़िंदगी में आग लगा देगा। शिखा ने भी शोभित के बारे में गलत नहीं सोचा था, मगर फिर भी शोभित के कर्म उसे सजा दे रहे थे। अजीत बोलता है कि हमें कहीं जाना है शोभित। शोभित ने पूछा कि शिखा मिल गई क्या पापा। अजीत ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलता है कि नहीं, पर हमें कहीं और जाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शोभित ने पूछा कि कहाँ जाना है पापा। अजीत बोलता है कि शोभित, होनी को कोई भी नहीं टाल सकता है बेटा, इसीलिए जो कुछ भी होता है ना उसके लिए हमें खुद को सिचुएशन के हिसाब से पहले से ही मजबूत रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी चीज़ के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। शोभित बोलता है कि पहलियाँ मत बुझाइए पापा, ये बताइए कि कहाँ पर जाना है। अजीत ने हिम्मत करते हुए कहा कि एक लाश मिली है और ये सुनते ही शोभित झटके से घुटनों के बल एकदम से बैठ गया, जैसे उसकी जान ही उसके शरीर से निकल गई हो। वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से अपने पापा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें भी खुली की खुली थी और आंखों से आंसू टपकने लगे थे। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो जिस लड़की की लाश मिली है वो शिखा है या फिर कोई और है। उसे तो बस अब खुद पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन बस उतना सुनने के बाद ही कि वो लड़की की लाश मिली है, शोभित के अंदर की जान एकदम से निकल गई थी। महादेव ना करे कि अगर वो सच में शिखा ही निकली तो फिर शायद शोभित का क्या ही होगा। शोभित भी घुटनों के बल बैठा हुआ रो रहा था। अजीत से भी अपने बेटे की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, उसके पास भी कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। कहीं ना कहीं उसका दिल भी ये कह रहा था कि शिखा को कुछ भी नहीं होगा, शिखा बिल्कुल सही सलामत होगी। लेकिन अगर गलती से उसे कुछ हो गया तो फिर वो अपने बेटे को कैसे संभालेगा। अजीत ने भी अपने बेटे की बाजू पकड़कर उसे थोड़ा सा मजबूती से कहा कि शोभित, हमें जाना होगा वहां पर। शोभित ने भी धीमे से ना में गर्दन हिला दी और बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है पापा। अजीत ने कहा कि मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा बेटा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, एक बार उस लड़की की लाश तो देखनी ही पड़ेगी। शोभित के अंदर हिम्मत नहीं थी कि मगर फिर भी अगले 20 मिनट में वो दोनों ही एक कॉरिडोर में खड़े हुए थे। वो कॉरिडोर मुर्दा घर का था। अंदर जाने की हिम्मत शोभित की भी नहीं हो रही थी कि तभी एक आदमी आकर बोलता है कि साहब जल्दी से देख लीजिए आप उस लड़की की लाश को, तुम्हारे रिश्तेदार हैं या फिर नहीं, फिर हमें इस अंतिम संस्कार के लिए भेजना होगा। यह सुनकर तो शोभित ने भी अपनी कमर दीवार से टिका ली और फिर उसने भी अपने पापा की तरफ एक नज़र उठाकर देखा तो अजीत ने भी शोभित की बाजू पकड़ी और फिर जैसे तैसे करके उसे मुर्दा घर के बड़े से कमरे के अंदर लेकर चला गया। दोनों के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी पुष्टि करना जरूरी था उन दोनों के लिए। तो वहीं खड़ी हुई एक
अधेड़ उम्र की औरत ने कहा कि अरे साहब, हमें और भी काम है, जल्दी से देखो ना आप इसे। अजीत भी तेज कदमों से एक बॉक्स के पास गया और फिर औरत ने बॉक्स को खींचा तो अजीत ने भी अंदर लेटे हुए शव को देखा तो उसकी आंखों से आंसू एकदम से टपक गया था। शोभित ने भी अपने पापा को देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और फिर उसने भी हल्का सा चेहरा देखा तो और राहत की सांस ली, क्योंकि वो लड़की शिखा नहीं थी, कोई और थी। अगले ही पल उसने भी अजीत को अपने गले लगा लिया और फिर अपने आंसुओं को रोकते हुए बोलता है कि पापा, पापा, मैंने कहा था ना कि वो इतनी कमज़ोर नहीं है, मेरी शिखा इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो सुसाइड कर लेगी। वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है पापा, वो एक बार मेरी ज़िंदगी में ज़रूर लौटेगी और अभी तो उसे मुझे माफ़ भी करना है। अभी तो मैं उसे आईएएस ऑफिसर बनते हुए भी देखना चाहता हूँ। वो ज़रूर आईएएस ऑफिसर बनेगी पापा, मेरा दिल कहता है मेरी शिखा आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनेगी। मैं ढूंढ लूँगा अपनी शिखा को। उसने कहा था कि मैं और वो एक अच्छी सी हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। वो मेरे साथ शादी करके खुश रहना चाहती थी। मैं ही पागल था, मैं पूरी तरह से पागल था जो उसके सपनों के साथ ऐसे ही खेलता रहा। कुछ भी नहीं हुआ है पापा, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। अजीत भी उसके दिल की बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। आज से पहले शोभित ने कभी भी अपने पापा को इतने हक से गले नहीं लगाया था, ना ही अपनी भावनाएं कभी भी उनसे ऐसे कही थी, लेकिन अब उसे रिश्तों की भी समझ आ गई थी। ये सब कुछ अगर हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ शिखा की वजह से ही हुआ था। मगर शिखा का क्या, उसका दिल तो खुद ही शोभित ने अपने आप ही तोड़ दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जो कि अपने कैबिन में बैठा हुआ था और किट्टू उसकी गोद में आराम से बैठकर सो गई थी। बेशक से किट्टू ने ये स्वीकार कर लिया था कि वो रुद्र को कभी भी नहीं छोड़ेगी, ना ही उसे छोड़कर कभी जाएगी, लेकिन उसका डर जस का तस था। उसे अभी भी रुद्र से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसे किट्टू पर तो भरोसा था, लेकिन किट्टू के बाप पर बिल्कुल भी नहीं था और फिर वैसे भी उसका बाप रुद्र से पैसों में दुगना था। रुद्र इसी ख्याल में एकदम से खोया हुआ था कि तभी किट्टू का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था तो रुद्र ने भी फ़ोन उठाया तो साइलेंट पर कर दिया और फिर स्क्रीन की तरफ देखा तो अभी उसके पापा का नाम लिखकर आ रहा था। बस रुद्र का दिमाग तो एकदम से ख़राब हो गया था। उसने भी गुस्से में फ़ोन को कट कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन बजने लगता है। रुद्र ने फिर से फ़ोन को काटा और इस बार मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसी बीच किट्टू की आंखें भी खुल गई थी और फिर उसने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि सर, अब मैं जाऊं? तो रुद्र बोलता है कि मत जाओ ना प्लीज़, सीधा घर चलते हैं हम यहाँ से। किट्टू बोलती है कि नहीं सर, कुछ दिन और रुक जाऊंगी वहाँ पर, उसके बाद आप आ जाना मुझे लेने के लिए। रुद्र ने भी ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर किट्टू भी रुद्र की गोद से उठ जाती है। रुद्र बहुत ही अच्छे से जानता था कि किट्टू के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए उसे छोटे मोटे त्याग तो करने ही पड़ेंगे और उसकी खुशियों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। रुद्र किट्टू को लेकर इंडस्ट्री से बाहर आ गया था। उसने भी गाड़ी का दरवाज़ा प्यार से खोला ही था कि तभी दो गाड़ियां आकर कंपनी के बाहर रुक जाती हैं। उनमें से नरेन 2-3 बॉडीगार्ड के साथ नीचे उतरता है तो नरेन ने भी किट्टू को देखा और फिर अपने हाथ फैलाकर थोड़ा सा शिकायत करते हुए कहा कि तुम मेरा फ़ोन क्यों काट रही थी बार बार, मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारे लिए। किट्टू ने हैरानी से कहा कि मैंने आपका फ़ोन नहीं काटा पापा। नरेन ने रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र भी गुस्से में सीधा उसकी तरफ ही देख रहा था। तो वहीं किट्टू ने भी हल्के से गर्दन घुमाकर रुद्र की तरफ देखा और फिर वो समझ गई थी कि अगर फ़ोन उसने नहीं काटा है तो फिर ज़रूर रुद्र ने ही उसका फ़ोन काटा होगा। अब किट्टू को भी अपने पति और अपने पापा के बीच की लड़ाई आभास अच्छे से समझ में आ गया था। वो भी जान गई थी कि इन दोनों के बीच में नोक झोंक तो चल ही रही है। दोनों एक दूसरे को हराने में पूरी तरह से लगे हुए हैं और इन समय में पिसने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ वही है जो इन दोनों के बीच में पिस कर रह जाएगी। नरेन ने भी किट्टू से प्यार से कहा कि तुम यहाँ पर अपने पति के साथ हो, मुझे बता देती तो मैं निश्चिंत तो हो जाता, मन को तसल्ली मिल जाती मुझे। किट्टू नरेन को जवाब देते हुए बोलती है कि पापा, माँ को बताकर आई थी मैंने बताया था कि मैं सर से मिलने के लिए उनके ऑफिस जा रही हूँ। नरेन ने कहा कि लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया बेटा। खैर छोड़ो ये सारी बातें, बैठो, कुछ खाया है तुमने? किट्टू नरेन के साथ गाड़ी तक आ गई और बोलती है कि नहीं पापा, कुछ भी नहीं खाया है। तो नरेन ने हल्का सा पलट कर रुद्र की तरफ देखा और फिर बहुत ही अकड़ के साथ कहा कि तुमने अपनी पत्नी को कुछ खिलाया भी नहीं। रुद्र ने जवाब दिया कि उसे भूख नहीं लगी थी। नरेन बोलता है कि भूख कैसे होगी, तुमने उसे गुस्से से देख लिया होगा और फिर वो डर गई होगी, इसीलिए उसकी भूख खुद पे खुद ही चली गई होगी, फिर उसने कह दिया होगा कि उसे भूख नहीं लगी है। किट्टू ने कहा कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, इनफैक्ट
रिएक्ट। शुभ भैया ने तो पूछा भी था मुझे, मुझे सच में उस वक्त भूख नहीं लगी थी। और रुद्र सर ने भी कहा था। नरेन बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो बेटा, लोग तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। रुद्र को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से शुभ ने भी अपने दोनों ही हाथों को उठाकर कहा कि प्रणाम ससुर जी, सॉरी सॉरी अंकल जी। अरे पहली बार हमारी कंपनी में आए हैं आप, तो फिर बाहर से ही क्यों जा रहे? आइए अंदर आइए, कुछ बैठकर बातें करते हैं। भैया ने आपको अंदर चलने के लिए नहीं कहा है ना, तो फिर कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ आपको। आइए आइए अंदर चलिए, बैठकर आराम से बातें करते हैं, पापा से भी मिल लीजिएगा। नरेन ने कहा कि किसी और दिन आऊँगा, अभी टाइम नहीं है, अभी तो बस अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ, फिक्र होती है मुझे अपनी बेटी की। इतना कहकर उसने भी रुद्र की तरफ घूर कर देखा और फिर रुद्र भी एकदम से चुप रहता है, उसने भी कुछ नहीं बोला। तो वहीं किट्टू ने भी नरेन की बाजू पकड़ी और फिर साथ खड़े हुए आदमी को तरफ देखकर गाड़ी का गेट खोलने का इशारा किया। तो आदमी ने भी गेट को खोला और फिर किट्टू नरेन को गाड़ी में बैठाते हुए बोलती है कि पापा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना आप, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरे ससुराल वाले हैं, आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए मेरे ससुराल वालों से। मुझे रुद्र सर से कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ पापा कोई भी रिएक्ट मत कीजिएगा आप, मैं चल रही हूँ आपके साथ घर। किट्टू ने भी दरवाज़ा एक ही झटके में बंद कर दिया और फिर रुद्र की तरफ प्यार से देखा और फिर जाने की अनुमति मांगी। रुद्र ने भी अपनी आंखें झपकाते हुए किट्टू को जाने की इजाज़त दे दी थी। वो भी हल्के से मुस्कुरा देती है। शुभ बोलता है कि भाभी अपने पापा से कह देना कि अगर इस बार आएंगे ना तो फिर थोड़ा सा प्यार से बोलेंगे। वो क्या है ना कि आप तो देख ही रही हो, हम सबको तो प्यार की गंदी वाली आदत पड़ चुकी है। अब कोई हमें आंखें दिखाता है ना तो फिर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है भाभी। किट्टू प्यार से बोलती है कि शुभ भैया आप भी ना शांत हो जाओ प्लीज़, बहुत हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर किट्टू भी धीमे और दूसरी तरफ से जाकर गाड़ी का गेट खोल देती है। और तभी रुद्र बोलता है कि अगली बार कब मिलने के लिए आओगी? किट्टू ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जैसे कहना चाहती हो कि अब सीधा घर पर ही आऊँगी। रुद्र बोलता है कि घर पर जब आओगी तब आ जाना, लेकिन प्लीज़ 2-3 दिन में एक हाजिरी तो दे ही दिया करो। किट्टू भी हल्के से मुस्कुराकर बोलती है कि अगर नहीं दी तो फिर क्या करेंगे आप? रुद्र बोलता है कि तो ठीक है, फिर मैं भी घर पर आ जाऊंगा हाजिरी लेने के लिए। किट्टू ने भी अपनी एब्रो चढ़ाकर उसे घूर कर देखा और कहा कि तो ठीक है, फिर घर पर ही आ जाना हाजिरी लेने के लिए आप। इतना कहकर उसने भी मीठी सी मुस्कुराहट रुद्र को पास की और फिर गाड़ी का गेट खोलकर आराम से अंदर आकर बैठ गई। अंदर बैठते ही नरेन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ था। किट्टू ने भी ड्राइवर से कहा कि चलो। ड्राइवर ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर नरेन भी फ्रंट मिरर से शुभ और रुद्र को घूरने लगता है। वो दोनों ही खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। गाड़ी के जाते ही शुभ ने भी रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा कि क्या बात है भाई, इतने गड़बड़ करने के बाद भी आपने किट्टू भाभी को मना ही लिया, उनके दिल में अपने लिए प्यार जगा ही दिया। रुद्र ने भी शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि हाँ, प्यार में हमेशा सच बोलना चाहिए, लंबी लंबी बातें नहीं फेंकनी चाहिए जो तुम्हारे बस में नहीं है, समझा? तू उतने ही वादे करने चाहिए जितने कि तुम पूरे कर सको। तुमने मुझे बस चांद तारे पर घर बनाने के लिए कहा था और फिर मैंने नर्वस होकर पूरा ब्राह्मण ही बना दिया वहाँ पर। शुभ भी हंसकर बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने सुना था, मैंने भी सुना था और फिर नील भाई ने भी सुना था, निहाल ने भी सुना था आपकी रोमांटिक बातें। सच में पूरा ब्रह्मांड आपने भाभी के नाम पर कर रखा है। इतना कहकर शुभ जोर जोर से हंसने लगता है। रुद्र के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दोनों ही भाई सीधा कंपनी के अंदर चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ दिशा जो कि कैंटीन में बैठकर काम कर रही थी कि तभी 3-4 लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। दिशा ने भी अपनी नज़र उठाकर देखा तो वो निशांत का पूरा गैंग था। दिशा को निशांत से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। उसने कभी भी उसके प्रोजेक्ट बनाने नहीं दिए थे उसे। उसने निशांत के प्रोजेक्ट भी कभी नहीं बनाए थे। वो कभी भी घुमा फिरा के उसे मना कर देती थी, लेकिन इस बार निशांत ने सीधे उसके सामने बैठकर कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हें। दिशा ने भी निशांत की तरफ देखा और धीरे से बोलती है कि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। निशांत गुस्से से बोलता है कि बिजी हो या नहीं हो, मेरे प्रोजेक्ट को तो तुम ही बनाओगी, अब तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। दिशा ने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो निशांत ने भी दिशा का दुपट्टा पकड़ लिया और फिर दिशा की सांस तो एकदम से अटक गई थी। उसने भी नम आंखों से पलट कर निशांत की तरफ देखा तो निशांत बोलता है कि चुपचाप से मेरा प्रोजेक्ट बना दो वरना जबरदस्ती बनवा दूंगा तुमसे।
दिशा कुछ नहीं बोलती है, बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तो निशांत ने भी अपनी जेब में से 1000 रुपये निकाल कर दिशा की हथेली पर रखे और फिर उसकी मुट्ठी पर दबाते हुए बोलता है कि आई हुई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं है। 15 प्रोजेक्ट है मेरे, बना देना तुम इसे, समझी तुम। दिशा ने भी पैसे देके और बोलती है कि ये पैसे तो बहुत ही ज़्यादा कम है, 15 प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। निशांत बोलता है कि बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा तुम्हें, तुम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो। मेरे 15 दोस्त हैं और 15 के 15 प्रोजेक्ट अच्छे से बनने चाहिए, समझी तुम। किसी एक का भी नंबर कम आया ना तो फिर तो तुम तो गई मेरे हाथ से। दिशा जानती थी कि निशांत जानबूझकर उसे ऐसे परेशान करता है और फिर अपनी अकड़ में वो किसी से भी प्रोजेक्ट बनवा लेता, लेकिन बार बार वो दिशा को ही टॉर्चर करता था उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये कहते हैं ना कि इंसान जितना किसी की सहता है उतना ही उसे आदमी परेशान करता है। दिशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कोई बैंक सपोर्ट नहीं था, ना ही उसके पास कोई फैमिली थी, ना ही कोई अपना था, ना ही कोई खास दोस्त था और यही वजह थी कि निशांत उसे जी भरकर हमेशा सताता रहता था। दिशा ने भी पैसे लिए और चुपचाप से वहां से चली गई। उसके जाते ही निशांत ने भी अपने एक दोस्त की तरफ देखा और कहा कि अब ये फंसेगी देखना, और हाँ तगड़ी फंसेगी इस बार, आगे पीछे है नहीं कोई इसके, तो फिर ये वही करेगी जो हम कहेंगे इससे करने के लिए। उधर दिशा भी हॉस्टल के कमरे में पहुंच गई थी। उसने पैसे अपने बैग में रखे और फिर निशांत का प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र जब अपने कमरे में आया तो उसे कमरा पूरी तरह से खाली खाली सा लग रहा था। किट्टू के बिना उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और नरेन की हरकतें देखकर तो उसका दिमाग भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे न जाने क्यों नरेन का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता था। वो भी जाकर चुपचाप से बेड पर पेट के बल आराम से लेट गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उसने भी हल्का सा भार अपने ऊपर महसूस किया और फिर बिना आंखें खोले ही कहा कि छोटे, जा यहाँ से, सोने थे, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, जा यहाँ से। शुभ बोलता है कि यार भाई, भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है ना आपका? सब बाहर तुम्हारी यही बातें कर रहे हैं कि कैसे उनका शेर बेटा चूहा बनकर घूम रहा है। तो रुद्र ने भी एकदम से करवट ली और फिर शुभ, जो कि बेड पर आराम से गिर पड़ा। रुद्र ने एक हाथ अपने सिर के नीचे रखा और बोला कि जाकर बोल दो मम्मी पापा से कि उनका बेटा शेर है और शेर ही रहेगा, कभी भी चूहा नहीं बनेगा, कोई वो चूहा वूहा नहीं बना है। तभी निहाल भी कमरे में आया और फिर बेड पर लगभग कूदते हुए लेट गया। उसने कहा कि ऐसा मत बोलो भाई, तुम